मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। बेटा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तुम्हारा आना तो संभव ना हो सकेगा, पर अगर तुम अपने दोस्त मनोज को फ़ोन कर दो, जो कि बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही है। शांता जी ने कांपती आवाज़ में अपने बेटे राघव से कहा। माँ, तुम भी गजब करती हो। कितना कहा था कि गाँव का सब जमीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुनना ही नहीं है। पर बेटा, तू तो जानता है, पूरा जीवन यहाँ अपनों के बीच गुजारा है। तेरे शहर में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है। यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं, बंधु बांधव हैं। अच्छा माँ, ठीक है, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फुर्सत होता हूँ मनोज को फ़ोन कर दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। या फिर आप दीपा को क्यों नहीं बुला लेती? 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। वह 1-2 दिन आकर घर भी संभाल लेगी और आपका ख्याल भी रख लेगी। मैं आने की कोशिश करता हूँ, पर माँ, आप अपना बुरा मत मानना। मेरी मजबूरी, अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। राघव ने अपनी लाचारी प्रकट की। जितनी देर राघव ने यह सब बातें करने में लगा दी, इतनी देर में तो वह मनोज को फ़ोन कर भी देता। राघव से सलाह लेने के लिए तो शांता जी ने फ़ोन नहीं किया था। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने दोस्त को फ़ोन कर दे, पर शायद उसे यह डर था कि कहीं ऐसा न हो माँ अपनी सेवा करवाने के लिए उसे गांव बुला ले, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। अपनी ज़िंदगी में शांता जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ न दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी शांता जी ने दीपा के ससुराल फ़ोन लगाया। मम्मी, आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपने बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। यहाँ उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। एक क्षण के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक रास्ता जरूर निकाल सकती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं, तो सासू माँ के साथ साथ आपकी देखभाल भी हो जाएगी। पर बेटा, तुम तो जानती ही हो, समधन जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दुखी होते हुए शांता जी ने कहा। आप भैया से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाएं। दोनों बच्चों से मिन्नतें करने में शांता जी की बची कुची हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब तो बुखार के कारण उन पर बेहोशी भी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में अब किसी को उनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनके बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। मन ही मन शांता जी सोच रही थी, क्या यह वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख रत्ती भर नहीं देखा? 30 बरस की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। ज़माने के साथ लड़कर, संघर्ष करके, अपनी अकेले की दम पर दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था उन्होंने। जहाँ एक और उनका बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया था, वहीं बेटी के अच्छे संपन्न घर में हाथ पीले करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज़्यादा देर न लगाते हुए शांता जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी बीमारी की खबर मेहरी सुरभि ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। सुरभि अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई मजबूर स्त्री थी। घर घर काम करके वह अपना और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही थी। जल्दी जल्दी सुरभि ने शांता जी की ज़रूरत के कपड़े, ब्रश, नहाने का साबुन इत्यादि जहाँ तक वह सोच सकती थी एक बैग में रख दिया था। शांता जी को इतनी तेज़ बुखार चढ़ा था कि वह बुखार के कारण कांप रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, सुरभि के भरोसे अपना घर सौंपकर शांता जी अस्पताल चली गई। अर्ध बेहोशी की हालत में उन्होंने एम्बुलेंस में आए कर्मचारी को डॉक्टर मनोज के बारे में बता दिया था, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर मनोज की मदद से उन्हें सही चिकित्सीय परामर्श मिल गया था। खून की जांच की रिपोर्ट आने पर पता चला था
कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही थी। डॉक्टर मनोज को पता था कि शांता जी अकेली रहती हैं, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दे दी थी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहीं अस्पताल में रहिए। रोज सुबह सुरभि शांता जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाजार से फल ले आती। एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आते। धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से शांता जी ठीक हो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी को उनकी सुध लेने की फुर्सत ना मिली। जो खून के रिश्ते थे वह ऐसे पराये हो जाएंगे, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो पराये थे वह दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। सुरभि के प्यार और सच्चे दिल से की गई देखरेख से शांता जी अब भविष्य के लिए मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। आज पूरे 2 दिन बाद शाम को राघव का फोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में शांता जी से इटलाते हुए बोला, क्षमा कर दो माँ मुझे, मैं मनोज को फोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी व्यस्तता थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ बेटा, सच कहा तूने। जिसने तुझे सांसें दी, अब उसकी सांसों की रक्षा करने की तेरे पास 2 घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर दुखी मन से शांता जी ने फोन रख दिया। पूरे 8 दिन बाद शांता जी अपने घर वापस आई थी। सुरभि ने पूरा घर करीने से साफ सुथरा रखा था। यह देखकर शांता जी की आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए। उन आंसुओं को शांता जी ने अपने आंचल में समेट लिया, क्योंकि आज उन्हें जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत जो सीखने मिला था, जिसकी गुरु सुरभि थी, जो बेगानी होते हुए भी अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की अपनी पूरी जमीन जायदाद, घर, सब कुछ शांता जी ने अपनी वसीयत में सुरभि के नाम कर दिया था। अपनी बेटी दीपा और बेटा राघव को फोन करके उन्होंने यह खबर दे दी थी। माँ के द्वारा उठाए जाने वाले इतने बड़े कदम की तो राघव और दीपा को बिल्कुल भी आशा न थी। जैसे कि शांता जी ने सोचा था, अगले ही दिन दोनों शांता जी के पास गाँव में थे। आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ मैं? अधिकार पूर्वक राघव ने कहा। दीपा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। माँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो सब कुछ अपने सुरभि के नाम कर दिया? शांता जी भी बिना विचलित हुए अपने बेटे और बेटी की और मुखातिब होते हुए बोली, मैं भी हार्ड मास से बनी इंसान हूँ। इंसानों को और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह आता है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधाओं, इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई थी कि जिसमें माँ के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य और दायित्व ही नहीं रह गए थे। जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने तुम दोनों को बारी बारी से खबर दी। पूरे 8 दिन अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ती रही। डेंगू हो गया था मुझे, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार सुध लेने की कोशिश ना की। दीपा, तू जो बड़ा दम भर रही है, अब वसीयत की खबर सुनकर कैसे एक पैर पर दौड़ी दौड़ी चली आई? उस समय तो एक बार भी तूने फोन करके मेरी सुध न ली। अरे अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को भेज देती मेरा हालचाल पूछने। कम से कम फोन पर तो खबर ले ही सकती थी। जितने दिन मैं अस्पताल में रही, तेरा एक बार भी फोन ना आया। कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या गाजगिरी होगी तुम दोनों के इस तरह के उपेक्षित व्यवहार से? अब शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। ऐसे कठिन समय में सुरभि ने मेरी सहायता की, मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बनी, दिन रात एक करके मेरी सेवा की। इसलिए यह मेरी उत्तराधिकारी है। अब जो सेवा करेगा मेवा भी तो उसी को मिलेगा ना। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो, इसके लिए भी मैंने वकील साहब से कागजात बनवा कर तैयार कर लिए हैं।
आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। राघव और दीपा को आत्मग्लानि महसूस हुई। अब सिवाय पछतावे के उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपराध बोध से घिर गए थे। सचमुच अपने जीवन के सुख के पलों में उन्होंने माँ के बुढ़ापों और कष्टों को उपेक्षित कर दिया था। माँ, सचमुच आज आपने हमारी गलतियों का एहसास करवाकर हमारी आंखें खोल दी और जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से रूबरू करवाया। माता पिता जन्म देकर कष्टों को सहकर अपनी संतान को इस जीवन में लाते हैं, और जब वही संतान उन्हें उपेक्षित कर दे तो वह उनके जीवन का सबसे कष्टदायी पल होता है। भले ही आप हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें, लेकिन अपनी सेवा से कभी बेदखल न करना माँ। अब जब भी जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं दौड़कर आपके आंचल की छांव तले आ जाया करूँगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। दोनों बच्चों की आंखों से बहते अविरल आंसू उनकी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। आज के समय में हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ यह बड़ी समस्या है, जहां वह अपनी जड़ और जमीन से उखड़कर कहीं दूसरी जगह बस नहीं सकते, वहीं दूसरी ओर अपनी संतान का उपेक्षित व्यवहार उन्हें दुखी कर जाता है। आखिर शांता जी सिर्फ अपने बच्चों से यही तो चाहती थी कि वह फोन पर उनकी खोज खबर लेते रहें, लेकिन शायद अपने जीवन की व्यवस्थाओं में उनके बच्चों के पास इतना भी समय नहीं था अपनी माँ के लिए। दोस्तों, आप किस कहानी के बारे में क्या राय हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।